हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, मेरा नाम है JS मल्होत्रा और आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, जो हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हम लोग कर रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू CMA स्टूडेंट, CMA इंटरमीडिएट। हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स का कर लिया था बच्चों पिछली क्लास के अंदर। आज हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो करें स्टार्ट। चलो, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो 50 है देख लेते हैं जरा बच्चों। एक बात याद रखना, कभी भी कोई चीज़ को लाइटली मत लेना। आपको लगता है कि बहुत आसान है तो हो जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर क्या लेवल होगा, लेवल चेंज हो सकता है। समझ गए एवरीवन। सो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट चलो आओ देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। आप लोग देखना, आप लोगों ने सारी तैयारी की हुई है। आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। लिखा है आंसर क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट की रीडिंग करते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 एंड एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। यानी 6 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है, कंपलसरी है। और 3 बाकी 4 में से करने हैं, अगेन सेम तरीका जैसे उसमें किया हुआ था। नाउ सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी MCQs हैं। Who is empowered to make laws for matters relating to matters containing in list 1 of the schedule 7 of the Constitution of India? कौन है? लिस्ट 1 के लिए होता है बच्चों, याद करो आर्टिकल 246, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना। फिर इसके बाद पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विद आर्टिकल कौन सा आर्टिकल से GST बनाने की पावर दी गई? आर्टिकल 246A बच्चों, आर्टिकल 246A। यस एवरीवन, है ना। एक है आर्टिकल 246A, एक 269A था IGST से रिलेटेड, इंटरस्टेट के लिए कानून बनाना, और एक था आर्टिकल 279A GST काउंसिल। बच्चों आर्टिकल 246A वाज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST, जो कि संविधान में एक अमेंडमेंट आई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं तो ITC कब मिलता है? जब आखिरी लॉट रिसीव हो जाता है। कुछ याद आ रहा है? ITC कैन बी टेकन ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा ITC नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज shall be the date of actual issue of invoice by supplier, the last date on which he is required under section 31(1) to issue invoice with respect to supply। बच्चों याद करो, या तो आपने जिस डेट पर इशू किया इनवॉइस, या फिर वो लास्ट डेट जिस डेट पर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर। जी हाँ, D इज द करेक्ट आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12(2) जब हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए, बच्चों याद करो 12(2) हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए। 12(2) के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू होगा एज पर सेक्शन 31(1), ठीक है। और A और B विच एवर इज अर्लियर, मतलब दोनों डेट्स आएंगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बताओ इनमें से कौन सी वो एक्टिविटीज है, कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड मानी जा रही है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जा रही है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी सिंपल, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पर ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड माना जाएगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यस और नो एवरीवन, क्योंकि लीज ऑफ लैंड, रेंट ऑफ बिल्डिंग सर्विसेज होते हैं, बट लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे आ जाओ। गुड्स एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। बच्चों कस्टम्स एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही हो। उसमें स्टोर्स, बैगेज, एयरक्राफ्ट सब आते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। स्टेट ट्रू और फॉल्स वेदर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस। The invoice shall be issued before at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। बिल्कुल सही बोला भाई। जिस वक्त जिसमें गुड सेंट ऑन अप्रूवल का केस होता है, या तो इनवॉइस कब बना देना चाहिए, इनवॉइस शैल बी इशूड या तो जिस वक्त सप्लाई होता है यानी एक्सेप्टेंस आ जाती है, अप्रूवल आ जाता है, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, whichever is earlier। याद है आप लोगों को? तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। A supply of package consisting of canned food, sweet chocolates, cakes, dry fruit, aerated drinks, fresh juices। ये क्या है? ये एक मिक्स सप्लाई है दोस्तों। तो ये क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स है। ये कॉम्पोजिट लिख रहे हैं, याद है कॉम्पोजिट होता है नेचुरली बंडल्ड। क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? नहीं, ये मिक्स सप्लाई है। नेक्स्ट इज इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स लगता था ना, कैस्केडिंग वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन प्री GST रिजीम। पहले GST से पहले ये एक सीरियस इशू था। बिल्कुल ट्रू बोला, सही जवाब है। क्योंकि पहले भी वैल्यू एडेड टैक्स होने के बावजूद भी आपको याद होगा
कि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर्स को तो मिलता था बट होलसेलर्स ट्रेडर्स को नहीं मिलता था जिसकी वजह से उनको उनके लिए कॉस्ट बन जाती थी और अगेन टैक्स ऑन टैक्स लगता था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे सिनारियोज थे जहां पर टैक्स ऑन टैक्स के इश्यूज थे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज कंप्लीट व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स। यस, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस किया जाएगा यानी 12 नॉटिकल माइल, कुछ याद आ रहा है बच्चों, 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर देंगे तो एक्सपोर्ट मानी जाती है कि वो एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है, आगे fill in the blanks. In order to protect the interest of any industry established in India, central government may impose. हाँ, तो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। कौन सी ड्यूटी लगाई जाती है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। यस और नो एवरीवन? मंथली जीएसटीआर 3B shall be filed within 20th of the next month. बच्चों, हर महीने की 20 तारीख जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है। यस और नो? No ITC shall be availed by registered person in respect of invoices, the details of which are not available in form GSTR 2B. कौन सा फॉर्म? GSTR 2B। जी हाँ, अगर रेसिपिएंट को आईटीसी तभी मिलेगा जब रेसिपिएंट के GSTR 2B में वो डिस्प्ले कर रहा होगा, वरना आईटीसी कहां से मिलेगा? बोलो हाँ या ना। बाइंग कमीशन को क्या हम असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड करते हैं? नाउ दिस इज रिलेटेड टू कस्टम्स एक्ट। असेसेबल वैल्यू के अंदर क्या बाइंग कमीशन को इंक्लूड करते हैं? नो, नॉट टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाइंग कमीशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। सो शेल नॉट बी इंक्लूडेड लिखोगे आप यहां पर। क्या लिखोगे? शेल नॉट बी इंक्लूडेड। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जहां पे लिखता है स्टेट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ फीचर्स लिखने हैं। बच्चों, आपको याद होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये तो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पार्टी यानी कस्टमर। बर्डन शिफ्टिंग प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ या ना? इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में और क्या पढ़ोगे, और क्या बोलोगे? इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, पार्शियली रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसको मैनेज करता है। तो आपको 4 से 5 पॉइंट एटलीस्ट बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखने होंगे। ये होगा फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर कहता है 7th का बी पार्ट, एग्जामिन द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी लॉ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। जैसे फर्स्ट पार्ट, मिस्टर खान ऑफ वेस्ट बंगाल एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टोबैको बेस्ड पान मसाला विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 24 लाख। बच्चों, आपको याद होगा, वैसे तो टर्नओवर गुड्स के केस में हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्नओवर के लिए वो होती है 40 लाख गुड्स के लिए, और वेस्ट बंगाल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो है नहीं, तो इसलिए 40 लाख ही रहता है। अब यहां 40 लाख है तो ये तो 40 लाख से कम है, तो फिर ये एलिजिबल ही नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लायबल ही नहीं होना चाहिए। बट नहीं बच्चों, पान मसाला का काम अगर आप करते हो, अगर आपको याद आ रहा हो, पान मसाला का अगर आप काम करते हो, या एयरेटेड वाटर्स का काम करते हो, या आप क्या कहते हैं फ्लाई ऐश ब्रेक्स और वो सब जो हम लोगों ने नोटिफाइड गुड्स पढ़े थे, उनका अगर आप काम करते हो तो लिमिट 20 लाख रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 20 लाख। तो यहां पर 20 लाख वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, और इसके वजह से ये लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बंदा लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर तिरुपति ऑफ मिजोरम इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ पेपर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 13 लाख। सो अगर आप मिजोरम के हो तो बच्चों याद करो, मिटमैन एरियाज मैंने आपको करवाया हुआ है। मिटमैन एरियाज कुछ याद है आप लोगों को? मिटमैन एरियाज जो होते थे, इनके लिए लिमिट क्या रहती है? 10 लाख। इनके लिए क्या एरियाज रहते हैं? 10 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मिटमैन एरियाज यानी मिजोरम, टी से त्रिपुरा, MA से मणिपुर, N से नागालैंड, ये जो एरियाज हैं 4, इनके लिए टर्नओवर लिमिट 10 लाख थी, और आपकी टर्नओवर लिमिट क्योंकि 13 लाख है, सो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर आगे लिखता है, अगर मिस्टर तिरुपति मेघालय का होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? जी हां, बिल्कुल फर्क पड़ता है। वहां पे लिमिट हम लोग 20 लाख देखते, और क्योंकि 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो कहता है आरजी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर रखी है ऐसे क्वेश्चंस की, आप लोग को याद होगा। आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू जीके प्राइवेट लिमिटेड। ओके, लिस्ट प्राइस दे रखी है 10 लाख रुपए, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स। टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स के अंदर कंसिडर नहीं किए गए।
टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन सेल ऑफ सच गुड्स। बच्चों, आप जब भी किसी वैल्यू को ऐड और एक्सक्लूड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको वो रीजन देना होगा। यहां पर रीजन के लिए आपको सेक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सेक्शन। कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो वैल्यू इंक्लूड करनी होती है। बोलो हाँ या ना। क्या जीएसटी इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्सेस अदर देन जीएसटी इंक्लूड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, सजेस्टेड आंसर में भी इसी तरीके से दे रखा है। आओ जरा देख लेते हैं। ये देखो, 10 लाख रुपए की वैल्यू है, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2)(a)। आप समझ रहे हो? आपको वो सेक्शन लिखना जरूरी है कि किस वजह से आपने इसको इंक्लूड किया, और फिर 15(2)(a) में जो इंक्लूडेबल नहीं है वो नॉट इंक्लूडेबल लिखना होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी इंक्लूडेबल नहीं है। इंसिडेंटल खर्चे बच्चों, सॉरी, टैक्सेस अदर देन जीएसटी की बात करी थी, इंसिडेंटल खर्चे नहीं है ये, टैक्सेस अदर देन जीएसटी ये इंक्लूड होगा। इसके बाद आपको दे रखा है पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव। तो पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना है क्या? यस, पैकिंग चार्जेस आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इसको भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इंक्लूडेबल इन द वैल्यू एज पर सेक्शन 15(2)(c। आपको सेक्शन लिखना होगा, रीजन लिखना होगा। 40,000 सब्सिडी मिली है आपको नॉन गवर्नमेंट से, और आपको याद होगा सब्सिडी रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ या ना? सो ये भी ऐड करना होगा। प्राइस 10 लाख रुपए का दिया है और गुड्स इन इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, यानी सब्सिडी कंसिडर करने के बाद का ये वैल्यू है। तो क्या करेंगे? आपको ये मतलब माइनस हो चुका होगा 10 लाख रुपए, इसका मतलब 10 लाख में से ये 40,000 ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आप 40,000 रुपए क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। नॉन गवर्नमेंट है ना, और अगर गवर्नमेंट होता है तो कुछ नहीं करते। यहां पे नॉन गवर्नमेंट है तो क्या कर देंगे? ऐड, रीजन के साथ, और रीजन होगा सेक्शन। तो ये देखो सेक्शन 15(2)(e). फिर इसके बाद आपको बताना है कि डिस्काउंट, आपको लिखा हुआ है 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो 10 लाख के ऊपर 2% विच विल बी 20,000 इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो जाएगा। हाँ या ना एवरीवन? सो 20,000 रुपए लेस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी मेरी 11,40,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 8 का बी पार्ट इज रिलेटेड टू, आपको यह बताना है कि ये बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता है। क्या बताना है? कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर रितेश ऑफ असम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीसीडिंग ईयर 21-22। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एग्रीगेट टर्नओवर and for the purpose of eligibility of composition scheme and advise whether he should be liable for composition levy scheme or not। तो रितेश ऑफ असम, असम आता है बच्चों हज एरियाज में। कहां आता है? हज एरियाज में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वैसे तो टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम की 1.5 करोड़ होती है, बट अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हो तो 75 लाख होती है। कुछ याद आ रहा है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हज एरियाज को छोड़ के, हज एरियाज यानी हिमाचल, असम और जम्मू एंड कश्मीर, इन एरियाज के लिए लिमिट कितनी थी? 75 लाख। बाकी सब के लिए लिमिट कितनी, सॉरी, इन एरियाज के लिए लिमिट कितनी थी? 1.5 करोड़। बाकी सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, याद आ रहा है सबको? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरियाज जो थे उनके लिए क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख, और इनके लिए क्या है? 1.5 करोड़। याद आया सबको? तो ये 1.5 करोड़ रुपए तक का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आओ जरा चेक करते हैं कि क्या मैं 1.5 करोड़ से ज्यादा बन रहा है या नहीं। 75 लाख की आउटवर्ड सप्लाई। अब आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन भी याद आ जानी चाहिए बच्चों। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, taxable, exempt, exports और interstate supplies of person having same PAN on all India basis। फिर exclude कर देंगे इसमें से taxes other than taxes CGST, SGST, मतलब taxes not other than GST, taxes of GST, CGST, SGST ये सब हटा देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आती। इसके अलावा हम लोग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई हटा देंगे, ऑन विच रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल हटा देंगे, क्योंकि वो परचेज है, टर्नओवर नहीं, तो हटा देंगे। अब यहां पर आपको दे रखा है 75 लाख, जिसमें से 10 लाख इंटरस्टेट है, तो क्या हो गया? पूरा 75 लाख को इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। 70 लाख रुपए की एग्जाम सप्लाई है, 30 लाख रुपए लोन एडवांसेस का है। तो 30 लाख रुपए लोन एडवांसेस का है। बच्चों याद करो, एग्रीगेट टर्नओवर में स्पेशल नोट लिखवाया था कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस रिसीव करते हो तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब अच्छा है हमारे लिए। ये 30 लाख इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये रहेगा 40 लाख। तो यहां पे 40 लाख इंक्लूड करेंगे। तो 75 ये, 40 ये, फिर इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज यानी 15, ये उसका कुछ नहीं करेंगे। और लास्ट में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 7 लाख रुपए, इसको इंक्लूड कर देंगे। हमारी एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगी 1 करोड़ 22 लाख। बोलो हाँ या ना? 1 करोड़ 22 लाख।
और क्योंकि ये 1.5 करोड़ से कम है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है तो मिल जाएगा। यस और नो एवरीवन, यस और नो एवरीवन। सो आंसर भी दिखा देता हूं आपको, ये देखो सो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज 75 लाख, एग्जाम सप्लाईज 40 लाख, आपने लोन एडवांसेस के इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया, रिवर्स चार्ज वाला नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स 7 लाख, टोटल 122। क्योंकि ये 1.5 करोड़ से कम है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो। आगे आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्योर एजेंट। 9th का ए पार्ट इज डिफाइन प्योर एजेंट। बच्चों प्योर एजेंट क्या होता है? प्योर एजेंट के बारे में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि प्योर एजेंट वो है जो अपने नाम पे गुड्स नहीं लेता, ना ही वो किसी को टाइटल, किसी को ओनरशिप टाइटल दे सकता है, और ना ही उसके नाम पे ओनरशिप टाइटल आ सकता है अगर वो एजेंट है तो। एजेंट वो पर्सन होता है जो खुद सारे खर्चे कर देता है रेसिपिएंट के बिहाफ पर। सर्विस जिसको आप दे रहे हो ना, उसके बिहाफ पर आप सारे खर्चे कर देते हो, फिर बाद में आप उससे पैसे ले लेते हो। यस और नो? तो प्योर एजेंट के बारे में आपको ये लैंग्वेज याद रखनी होगी, दैट प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट with recipient of supply to act as his pure agent to incurs expenditure cost in course of supply of goods or services or both। मतलब हर तरह के खर्चे आप लोगों ने किए एज अ प्योर एजेंट, किसके बिहाफ पर? रेसिपिएंट के बिहाफ पर, तभी आप प्योर एजेंट हो। बच्चों नाइदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल ऑफ गुड्स, गुड्स का टाइटल आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, आप इन गुड्स को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स। जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं अपने रेसिपिएंट के बिहाफ पर, जो भी आपने गुड्स खरीदे आपने उससे एक्चुअल पैसा मांगा, मेरी बात समझ गए? और इसके अलावा जो भी आपने एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो अलग से बता रहे हो कि ये मेरी सर्विसेज है, कमीशन लिए आप लोगों ने, वो अलग चीज है। मेरी बात समझ रहे हो? प्योर एजेंट में आपको याद होगा हम लोगों ने ये बात हम लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर में भी पढ़ी थी। बच्चों प्योर एजेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एजेंट, 5 नहीं सॉरी चैप्टर 2 के अंदर ही पढ़ ली थी हम लोगों ने प्योर एजेंट, जहां पे प्रिंसिपल टू एजेंट, अगर ये सप्लाई है प्रिंसिपल टू एजेंट तो वो सप्लाई माना जाएगा अगर एजेंट आगे इनवॉइस बना पा रहा है लोगों के ऊपर अपने नाम से। अगर वो अपने नाम से बनाएगा तो माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर किया है, एंड दैट इज व्हाई प्रिंसिपल टू एजेंट भी सप्लाई माना जाता था। याद आया? एजेंट अगर अपने नाम पे नहीं बनाएगा, प्रिंसिपल के नाम पे बनाएगा, है ना? एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बनाएगा। बच्चों जब एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे बिल बना के आगे बेचेगा तो वही है प्योर एजेंट। क्या है वो? प्योर एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली आप ओनरशिप टाइटल रिसीव नहीं कर रहे हो, ना ही आप ओनरशिप टाइटल किसी को दे रहे हो। आप वहां से गुड्स लेते हो और किसी को गुड्स पकड़ा देते हो, आप टाइटल कैरी नहीं करते हो। दैट इज व्हाई ये है प्योर एजेंट। एवरीवन समझ में आया पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। मिस्टर केदार प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मिस्टर नाथ वर्थ ₹50,000। 8/4/2022 को 10,000 रुपए का एडवांस मिल गया। 10 अप्रैल 2022 को कंसल्टेंसी दे दी आपने। 16 मई 2022 को केदार रिसीव्स द बैलेंस पेमेंट ऑफ 40,000 एंड रिकॉर्ड इट इन द बुक्स। बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टाइम ऑफ सप्लाई एज्यूमिंग दैट केदार इश्यूज द इनवॉइस ऑन 15 अप्रैल 2022। तो अगर केदार ने 15 अप्रैल 2022 को इशू किया इनवॉइस। ओके सर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, पहले तो रूल बताओ कौन सा लगेगा? सेक्शन लगेगा 13(2), जहां पे पढ़ा था डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर दिया गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बच्चों याद रहे, सबसे पहले ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो पहले प्रोविजन लिखो। क्या लिखो? प्रोविजन। जिस प्रोविजन के बेसिस में आप अपना आंसर फाइंड आउट कर रहे हो वो प्रोविजन, वो कानून लिखना जरूरी है एवरीवन। सो आपको यहां पर 50,000 रुपए के गुड्स दे रखे हैं जिस सर्विसेज कर रहे हो आप, जिसका 10,000 रुपए का एडवांस तो आपने पहले ही ले लिया। तो इनवॉइस कंप्लीशन के विद इन 30 डेज बना नहीं बना, आओ जरा चेक करते हैं। कंप्लीशन हुई है 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल के क्या 30 डेज में इनवॉइस बना दिया? आओ जरा देखते हैं, नीचे इनवॉइस की डेट दी है 15 अप्रैल, तो ये तो विद इन 30 डेज है। क्योंकि विद इन 30 डेज है तो 15 अप्रैल और 10 अप्रैल, विद 15 अप्रैल और जिस वक्त पेमेंट हुई है 16 मई, विच एवर इज, नहीं सॉरी 15 अप्रैल और 8 अप्रैल। अगर मैं 10,000 की बात करूं, एडवांस पेमेंट की वजह से उसको जीएसटी पहले देना पड़ जाएगा उस 10,000 रुपए पर। तो 8 अप्रैल और 15 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर,
8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल हमारी 10,000 रुपए के लिए अमाउंट हो जाए, ड्यू डेट हो जाएगी, डेट हो जाएगी जिस डेट पर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर गया। इसके अगले महीने की 20 तारीख तक मुझे 10,000 रुपए पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें बाकी के 40,000 रुपए की, वो 40,000 रुपए मिले तो मुझे कब है? 16 मई को। बट उसके लिए भी क्या होगा? इनवॉइस जो है आपने बनाया है 40,000 रुपए का 16 मई 2022 को, तो 15 अप्रैल 2022 को, तो बाकी का जो 40,000 रुपए है, बाकी का जो 40,000 रुपए है उस पर जीएसटी लगेगा 15 अप्रैल के हिसाब से। यानी 15 अप्रैल के हिसाब से क्या होगा? 15 अप्रैल या डेट ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली 15 अप्रैल, तो यहां पे आ जाएगा 40,000 रुपए पे जीएसटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 10,000 रुपए पर एडवांस के बेसिस पे चला गया, क्योंकि वो एडवांस पहले आ गया था, तो 8 अप्रैल हो गई वो टाइम ऑफ सप्लाई। और दूसरे वाले केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई हो गई? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल जो क्वेश्चन में दे रखा है सिचुएशन 1 में इनवॉइस। सिचुएशन 2 कह रहा है अगर इनवॉइस 15 मई होता तो क्या होता? आओ जरा देखते हैं सिचुएशन 2 वाला। अगर ऐसा होता 15 मई को इनवॉइस इशू किया होता तो कंप्लीशन के विद इन 30 डेज नहीं होता, तो विद इन 30 डेज नहीं होता तो कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी जिस दिन सर्विसेज दी हैं, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 8 अप्रैल। तो पहले पार्ट का आंसर तो सेकंड सिचुएशन में भी क्या रहेगा? 10,000 पहले वाले पार्ट का। और बाकी के 40,000 रुपए का क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो वो रहेगा कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो वो रहेगा 10 अप्रैल 2022, यानी दूसरी डेट रहेगी ये वाली। यानी 8 अप्रैल और 10 अप्रैल दूसरे वाले पार्ट का आंसर है, और 8 अप्रैल और 15 अप्रैल पहले वाले पार्ट का आंसर है। आओ जरा चेक कर लेते हैं। तो ये आपको पहले तो जस्टिफाई करना है, तो ये चेक कर लेते हैं डायरेक्टली आंसर। पहले तो रीजन दिया उन्होंने, ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहां पर मेंशन किया है कि 10,000 रुपए पर तो 8 अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और बाकी के अमाउंट पर 15 अप्रैल हो जाएगा। तो 15 अप्रैल और 16 में विच एवर इज अर्लियर 15 अप्रैल। अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, तो अगले वाले में भी मैंने आपको बताया इनवॉइस इशू किया 15 मई को, तो ऑब्वियसली विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं किया, और ना होने की वजह से डेट ऑफ एडवांस क्योंकि पहले आ गया था, तो 8 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और बाकी के बैलेंस के लिए 10 अप्रैल या 16 में विच एवर इज अर्लियर 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? नेक्स्ट, बीए प्राइवेट लिमिटेड परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। 20 जुलाई 2022 को आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की विदाउट जीएसटी, जीएसटी लगा है 18%, अवेल्ड आईटीसी, आपने पूरा आईटीसी ले लिया। 5 मार्च को आपने उसको बेच दिया। आपको याद होगा अगर आप ऐसे करते हो, मशीनरी बेच देते हो बीच में, तो आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर रिड्यूस करने के बाद, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो इसके लिए रूल क्या था बच्चों, याद करो। इसके लिए रूल था, ये हम कर रहे 9th का बी पार्ट। इसके लिए रूल आपको याद आ रहा होगा, एक तो आईटीसी रिवर्सल, ये रिवर्सल हम लोग कैसे निकालेंगे, आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर या फिर और पार्ट माइनस कर दिया जाएगा। आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर और पार्ट माइनस कर दिया जाएगा, और जो बच जाएगा वो रिमेनिंग आईटीसी या तो वो रिवर्सल करना है या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, समझ गए बच्चों? तो अल्टीमेटली आईटीसी में से 5% पर क्वार्टर और पार्ट वो रिड्यूस करने के बाद जो आईटीसी आएगा या तो वो या फिर टैक्स ऑन टीवी विच एवर इज हायर। तो पहले तो आपको ये कानून लिखना होगा, ठीक है। अब आगे ये है कि देख लेते हैं क्या है। 10 लाख पर जीएसटी कितना बनता है? 180, 18% के हिसाब से, हाँ 180। तो 1,80,000 में से आपको चेक करना है 5% पर क्वार्टर कितने क्वार्टर बनते हैं। 20 जुलाई 2022 से लेकर 5 मार्च 2023 तक जाना है। तो 20 जुलाई 22 से लेकर 3 महीने, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, तो 20 जुलाई से 20 अक्टूबर पहला क्वार्टर, 20 अक्टूबर से लेके 20 जनवरी दूसरा क्वार्टर, और फिर उसके बाद तीसरा क्वार्टर का पार्ट बन जाएगा क्योंकि 5 मार्च 2023 है। तो कितने क्वार्टर बन गए टोटल? 3 क्वार्टर, तो 15% हो गया। बोलो हाँ या ना? 15% के बाद कितना आ रहा है, आओ जरा चेक करते हैं। 1,80,000 का
0.15 विच इज इक्वल टू 27,000, ये माइनस कर देते हैं 180 में से, तो कितना आता है 153। तो आइदर दिस अमाउंट इज नीड टू बी रिवर्स्ड जब हम लोग मशीन को बेच देंगे, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स। और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है बेटे 8 लाख, 8 लाख पर 18% कितना आता है, 8 लाख रुपए पर 18% कितना आता है सर, 8 लाख पर 18% भी देख लेते हैं, ये हो गया 144। सो 144 विच एवर इज हायर, कितना हायर है 153, तो ये आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट, इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड इंपोर्टेड अ फोटोग्राफी। मैं आपको आंसर भी दिखाई देता हूं, वो बोला तो क्लैरिटी हो जाएगी आपको भी। पहले देखा आप लोगों ने, पहले कानून लिखा है, तो कानून लिखना जरूरी है बच्चों, कानून के बिना अपने आंसर को मत लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद 144 या 153 विच एवर इज हायर 153। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कस्टम्स एक्ट से रिलेटेड है बच्चों। याद होगा आप लोगों को क्या करना होता है इसमें, सीआईएफ वैल्यू दे रखी है आपको, वैल्यूएशन आपको पहले असेसेबल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? असेसेबल वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू दी है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, है ना, $4500। इस $4500 में से $1000 फ्रेट के हैं, वो हटा दो। हम पहले एफओबी पे पहुंचेंगे, पहले क्या पहुंचेंगे एफओबी। तो पहले ये दोनों माइनस करने होंगे, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर एफओबी है छुपा हुआ, पहले एफओबी निकालो। 4500 में से 1000 माइनस करो, 250 माइनस करो, कितना आया? मैं आपको सीधा आंसर में दिखा देता हूं, ये देखो 4500 में से 1000 माइनस करो, 1000 माइनस करो, 250 माइनस करो, तो आ रहा है 3250। 3250 आने के बाद अब आपको चेक करना है कि फ्रेट जो है वो मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी हो सकता है, तो वो है एफओबी 3250, इसका 20% किया जो विच इज 650। अब आप चेक करो, यहां पे फ्रेट दिखा रहा है 1000, तो 650 से ज्यादा कैसे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, तो 650 ही आएगा मोर देन, ठीक है। आप अल्टीमेटली अब इससे ज्यादा एफओबी जो है आप नहीं दिखा सकते, 20% आ जाएगा यानी 650, और उसके अंदर इंश्योरेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 250। अगर ना दिया होता तो 1.125% ऑफ एफओबी, कुछ याद आ रहा है? बट वैसे दिया हुआ है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसको ऐड कर देंगे तो आ गया असेसेबल वैल्यू यूएस डॉलर में। आपको रेट ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, आपको पता ही है, तो 64.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी असेसेबल वैल्यू आ गई 267675। अब आगे असेसेबल वैल्यू आने के बाद आपको क्या निकालनी है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए इसी वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना होगा सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जनरली क्या होती है 10%, वैसे दी हुई है 10%, और ये 10% हम लोग लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये हमारा आ गया ड्यूटी का अमाउंट। फिर इसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो लगता ही लगता है बच्चों, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, तो 10% ऑन 26768 लगेगा, तो 2677 2677, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल हो गया, और टोटल जो आएगा बीसीडी, असेसेबल वैल्यू और एसडब्ल्यूएस, इसके अंदर हम लोग किसके ऊपर ऐड करेंगे बच्चों? आईजीएसटी। क्या ऐड करेंगे इसके ऊपर? आईजीएसटी, विच इज 18% जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो आपने इसके ऊपर लगाया और वैल्यू आ गई, टोटल ड्यूटी आ गई 82927। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी बात? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो कि ये सब चीजें बहुत बेसिक लगेंगी आपको। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 10th of April, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त his turnover exceeds threshold limit, तो threshold limit से ज्यादा हो गई for obtaining registration. In the month of August 22 he registered himself with GST, उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली GST के अंदर। After registration he is selling the goods to Mr. Y, he seeks your advice regarding preparation of tax invoice in respect of his transaction with Mr. Y after registration. So 10 अप्रैल 2022 को आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, अगस्त 22 को आपकी जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ऐसी सिचुएशन में यू बिकम लायबल, है ना। आप लायबल होते ही आपको क्या करना होगा? लोगों से इनवॉइस बनाने होंगे, यस और नो। इनवॉइस कब बनाने होते हैं बच्चों? ये कह रहा है इनवॉइस बनाने के प्रिपरेशन के प्रोविजंस बताओ, तो इनवॉइस कब बनाना होता है वो बता दो। इनवॉइस कब बनाना होता है? या तो देखो, या तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, डेट ऑफ इशू ऑफ, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, और अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जिस डेट पर गुड्स की डिलीवरी हुई या गुड्स मेकिंग अवेलेबल। याद आया कुछ? ये देखो, ये देखो। फिर इसके बाद लिखा है वेयर एट द टाइम मूवमेंट इन्वॉल्व रिमूवल, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो तो डिलीवरी। समझ में आया पॉइंट? अब आपको पता है इनवॉइस के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो है ही नहीं, क्योंकि वो प्रिपरेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस बोल रहा है, तो आपको बताना होगा कि
फॉर्मेट तो कुछ नहीं है, बट कुछ कंटेंट है जो इनवॉइस के लिए जरूरी होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनवॉइस की डिटेल्स बताओ, प्रिपरेशन बताओ कैसे होगी, तो आपको ये बात बतानी होगी। और बट आपको कंटेंट जो आपको पता है कि इनवॉइस बनाने की जरूरत होती है, तो वो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है सब कुछ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ। नेम, एड्रेस, जीएसटी ऑफ सप्लायर, कंसेक्टिव सीरियल नंबर जो कि 16 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता, और डेट ऑफ इट्स इशू, नेम, एड्रेस, जीएसटी और यूनिक आइडेंटिटी नंबर इफ रजिस्टर्ड ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, ये 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू वाला, अगर अनरजिस्टर्ड है तो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू वाला डिटेल्स दिखानी होंगी रेसिपिएंट की, है ना। और हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, वेयर टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर और क्यूआर कोड। ये सब वो बातें हैं जो यहां पर मेंशन करनी पड़ेंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी बात? ये है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एमटीपी। तो आई होप आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत ही समझ में, बहुत ही इजी लग रहा होगा, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। जो आप लोगों ने पढ़ाई करी है वो बहुत अच्छे से करनी है। एक बारी जो पढ़ाई किया उसको रिवाइज करो अच्छे से, फिर ऐसे एमटीपीज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं और कुछ अपडेट्स लेके आता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।